let's take the review of this unit number 5, that is polymer chemistry. So these are the contents that we have to cover in this topic. First is what is polymer. तो इसमें जो वर्डिंग्स हैं वो रेड में जो दिखाई दे रहे हैं कि वो कीवर्ड्स हैं कि लार्ज मॉलिक्यूल हैविंग हाई मॉलिक्यूलर वेट फॉर्म बाय द रिपीटेड लिंकेजेस ऑफ मोनोमर्स ऑफ सेम और डिफरेंट टाइप्स. इसका एग्जांपल दिया है यहाँ पे पॉलीइथिलीन का, और नीचे एक जो बॉक्स जो प्रेजेंटेशन है बॉक्स का वो दिया है. तो एग्जामिनेशन में बॉक्स वगैरह नहीं निकालने हैं, तो आपको सिर्फ समझने के लिए कि पॉलीमर क्या होता है वो इसलिए वो बताया गया है. बाद में व्हाट इज पॉलीमराइजेशन वो लिखा है कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर इज कॉल्ड एज पॉलीमराइजेशन. this is what is called as classification of polymer on different basis. This is the classification on the basis of type of monomer. अगर एक टाइप के मोनोमर है तो उसको कहते हैं होमोपॉलीमर, और अलग अलग टाइप के मोनोमर एक ही पॉलीमर में है तो उसको कहते हैं कोपॉलीमर्स. यहाँ पर दूसरा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, कि अगर लीनियर है चेन, स्ट्रेट चेन पॉलीमर है उसको लीनियर कहते हैं. उसमें दो टाइप हमने बताए हैं कि एक है होमोपॉलीमर, एक है कोपॉलीमर. अलग अलग अगर मोनोमर है तो कोपॉलीमर. तो लीनियर होमोपॉलीमर और लीनियर कोपॉलीमर. दूसरा है कि लीनियर के साथ में ब्रांच चेन, जैसा कि एक मेन चेन है यहाँ पर और मेन चेन को ब्रांचिंग भी हुआ है तो ब्रांच चेन पॉलीमर. और तीसरा है क्रॉसलिंक पॉलीमर. क्रॉसलिंक का मतलब है कि एक एक्स एक्सिस अलॉन्ग एक्स एक्सिस चेन है, अलॉन्ग वाई एक्सिस भी है और अलॉन्ग जेड एक्सिस भी है. तो तीनों डायरेक्शंस में अगर तीनों डायमेंशंस में अगर है तो उसको कहते हैं 3 डायमेंशनल और क्रॉस लिंक पॉलीमर. तो ये 3 टाइप है इसमें ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर. यहाँ पर एक स्पेशल टाइप का पॉलीमर है जिसको हम कहते हैं ब्लॉक कोपॉलीमर. इसमें की जो मोनोमर्स होते हैं कंटिन्यूस सीक्वेंस बना रहे हैं अपनी, जैसे कि ए बी बी ए बी बी लाइक दिस. ए का एक ब्लॉक है, बी का दूसरा ब्लॉक, फिर से ए का ब्लॉक, फिर से बी का ब्लॉक, ऐसे ब्लॉक बन रहे हैं, इसलिए उसको ब्लॉक कोपॉलीमर हम कह रहे हैं. यहाँ पर एक ग्राफ कोपॉलीमर. ग्राफ कोपॉलीमर का मतलब है कि एक मोनो टाइप के मोनोमर मेन चेन में है और ब्रांचिंग जो है वो दूसरे टाइप के मोनोमर से हो रहा है. तो मतलब पूरे ए टाइप का मोनोमर एक मेन चेन में है और ब्रांचिंग दूसरे टाइप के मोनोमर से बन रही है, इसलिए उसको ग्राफ्ट कोपॉलीमर हम कहते हैं. ये तीसरा टाइप का क्लासिफिकेशन है. उसमें 2 टाइप के मोनोमर है, एक है होमोचेन पॉलीमर और दूसरा हेट्रोचेन पॉलीमर. जो मेन चेन होती है पॉलीमर की, अगर वो एक ही स्पेसिस से बनती है, एक ही टाइप के एलिमेंट से या फिर एटम से बनती है तो उसको हम होमोचेन पॉलीमर कहते हैं. अगर अलग अलग टाइप के उसमें मोनोमर्स होंगे जैसे सी एन लाइक दिस या फिर SiO लाइक दिस, तो उसको हम हेट्रोचेन पॉलीमर कहते हैं. इसके बाद में ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन. तो वो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ मोनोमर्स यूनिट अबाउट द मेन चेन, या फिर हम कह सकते हैं कि ओरिएंटेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप अबाउट द मेन चेन, कि इसमें मेन चेन के अलोंग कैसे क्या फंक्शनल ग्रुप के अरेंजमेंट है. जैसे कि हम इसमें पहला जो स्ट्रक्चर इसमें देख रहे हैं कि ये मेन चेन है कार्बन 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 की, और एक साइड में पूरे एक टाइप के फंक्शनल ग्रुप है आर 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 आर, और दूसरे साइड में दूसरे फंक्शनल ग्रुप है तो आर डैश लाइक दिस. तो इसमें क्या हो रहा है कि आइसोटैक्टिक, आइसो मतलब ऑफ सेम, आइसो का मतलब होता है सेम. जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोचोरिक प्रोसेस की जिन प्रोसेस में आइसोथर्मल में सेम टेम्परेचर रहता है, कांस्टेंट टेम्परेचर रहता है, उसका मतलब है आइसो का मतलब सेम. यहाँ पर वही मतलब लिया गया है कि अगर सेम टाइप के फंक्शनल ग्रुप एक साइड में होते हैं तो उसको आइसोटैक्टिक पॉलीमर कहते हैं. दूसरा जो पॉलीमर है टाइप ऑफ पॉलीमर है, ये जो दूसरा टाइप का पॉलीमर है उसको हम कह रहे हैं सिंडियोटैक्टिक पॉलीमर. इसमें हम देख रहे हैं कि जो अरेंजमेंट है फंक्शनल ग्रुप पे, जैसे कि यहाँ पर आर है, फिर आर इधर आ गया, फिर उधर गया, फिर इधर आ गया, या फिर आर है, फिर आर डैश है लाइक दिस. तो दे आर अल्टरनेटिवली अरेंज. व्हेन देयर इज अल्टरनेटिव अरेंजमेंट ऑफ फंक्शनल ग्रुप अबाउट द मेन चेन, उसको हम कहते हैं सिंडियोटैक्टिक. और ये तीसरा जो कैटेगरी है इसमें कोई अरेंजमेंट नहीं है, ना एक साइड में है ना अल्टरनेशन है, कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है. देयर इज वेरी इरेगुलर अरेंजमेंट, वेरी रैंडम अरेंजमेंट ओवर हियर, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ अटैक्टिक.
तो इसमें 3 टाइप है, जैसे कि हम देख रहे हैं कि आइसोटैक्टिक मतलब सेम साइड में अगर फंक्शन ग्रुप है तो दूसरा है सिंडियोटैक्टिक, इसमें कि रैंडम नॉट रैंडम, इसमें अल्टरनेटिव अरेंजमेंट है तो अल्टरनेटिवली अरेंज है तो फिर उसको हम कह रहे हैं सिंडियोटैक्टिक, और रैंडम अरेंजमेंट अगर है तो उसको कहेंगे अटैक्टिक पॉलीमर। तो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट टाइप के पॉलीमर है, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर है ये। इसके बाद में हम देख रहे हैं मेथड ऑफ पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन की 2 मेथड्स है, एक एडिशन पॉलीमराइजेशन, दूसरे कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। ये जो पिक्चर बताया गया है इसमें ये आपको कहीं पर लिखना नहीं है आंसर में कि व्हाट इज एडिशन पॉलीमराइजेशन, से ब्लॉक वगैरह नहीं बनाने हैं, तो सिर्फ ये आपको समझने के लिए कि एडिशन पॉलीमर में कैसा होता है और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कैसा होता है। तो एडिशन पॉलीमराइजेशन में जो जितने भी मोनोमर है ये सब मोनोमर है, ये मोनोमर एक में के साथ लिंक हो जाते हैं, ये पॉलीमर बनता है, इसको हम एडिशन पॉलीमर कहते हैं। कोई एडिशनल या फिर बाय प्रोडक्ट इसमें नहीं बनता। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में हम देख रहे हैं कि जो मोनोमर्स हैं वो एक के साथ कंबाइन हो रहे हैं लाइक दिस, और एक बाय प्रोडक्ट भी बन रहा है, तो ये बाय प्रोडक्ट यहाँ पर बनता है जिसको हम कह रहे हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो ये 2 टाइप है, इसको हम डिटेल में भी आगे देखेंगे। ये है एडिशन चेन पॉलीमराइजेशन। तो एडिशन और चेन पॉलीमराइजेशन मतलब एडिशन पॉलीमराइजेशन का ही दूसरा नाम चेन पॉलीमराइजेशन है। तो हम एडिशन पॉलीमराइजेशन किसको कहते हैं? द मेथड ऑफ पॉलीमराइजेशन इन विच देयर इज अ सिंपल एडिशन ऑफ मोनोमर विदाउट एलिमिनेशन ऑफ एनी मॉलिक्यूल, कोई मॉलिक्यूल एलिमिनेट नहीं होता, तो उसको हम कहते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन। और उससे जो पॉलीमर बनता है उसको कहते हैं एडिशन पॉलीमर। और एडिशन पॉलीमराइजेशन का दूसरा नाम चेन पॉलीमराइजेशन भी है। एग्जाम में अगर आप चेन पॉलीमराइजेशन वर्ड लिखा हुआ होगा तो समझना कि वो एडिशन पॉलीमराइजेशन के बारे में पूछ रहे हैं। तो इसके कुछ फीचर्स हैं कि एडिशन पॉलीमराइजेशन में जो मोनोमर चाहिए या एडिशन पॉलीमर बनने के लिए जो मोनोमर चाहिए वो कैसे होने चाहिए, कि उसमें डबल बॉन्ड होना चाहिए, अनसैचुरेशन होना चाहिए, पाई बॉन्ड होना जरूरी है ना। तो ये पाई बॉन्ड की वजह से वो एक मोनोमर दूसरे मोनोमर के साथ में लिंक हो जाता है और एक पॉलीमर बनता है। दूसरा ये है कि ये जो पॉलीमर बनता है एडिशन पॉलीमराइजेशन से, ये पॉलीमर थर्मोप्लास्टिक टाइप का होता है, मतलब इट सॉफ्टन ऑन हीटिंग एंड हार्डन ऑन कूलिंग, और इसको हम रिसाइकल और रीयूज भी कर सकते हैं। तीसरा है कि अगर CH2 डबल बॉन्ड CHX और CH2 डबल बॉन्ड CHY, ये X और Y क्या है कि डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन वी नीड सम ग्रुप्स ओवर देयर एंड दैट इज इंडिकेटेड बाय X एंड Y. Sometimes one group either X or Y it is electron donating or it is electron withdrawing. तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहाँ पे होता है, इसलिए हम उसको X और Y से इंडिकेट करते हैं। क्योंकि यहाँ पर जब हम एडिशन पॉलीमराइजेशन पढ़ेंगे तो वहां पर 3 अलग अलग मैकेनिज्म है। एक है फ्रेडिकल मैकेनिज्म, जैसे कि हम यहाँ पर देखेंगे उसको, मैकेनिज्म ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन। पहले मैकेनिज्म है फ्रेडिकल मैकेनिज्म, दूसरा है कैटायोनिक मैकेनिज्म और तीसरा एनोनिक मैकेनिज्म। फ्रेडिकल मैकेनिज्म इसका मतलब है कि फ्रेडिकल कब फॉर्म होता है ये थोड़ा हमें देखना पड़ेगा। अगर एक A और B के बीच में एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड बनता है 2 इलेक्ट्रॉन से, अगर ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? एक होमोलिटिक फिशन जिसको हम बोलते हैं कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो ये बॉन्ड ब्रेक होने के बाद में 2 इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं? एक इसको मिल रहा है, एक इसको मिल रहा है, A को एक और B को एक। तो A और B क्या हो गए? ये फ्रेडिकल हो गए, क्योंकि इसके पास में एक फ्री इलेक्ट्रॉन है विच इज रेडी टू अटैच और रेडी टू रिएक्ट विद एनी अदर स्पेसीज, तो इसको हम कहते हैं फ्री रेडिकल। अगर यही बॉन्ड दूसरे तरीके से ब्रेक हो रहा है, कैसे कि यहाँ पर क्या होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों को मिला था बॉन्ड ब्रेक होने के बाद में, यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही स्पेसीज को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हम तो कि A को दोनों इलेक्ट्रॉन मिले और B को कुछ नहीं मिला। तो A को दोनों इलेक्ट्रॉन मिले तो ये 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन एक था ही और दूसरा इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिला। उस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। नेगेटिव चार्ज मतलब हो गया ये एनायन बन गया। यार इसका इलेक्ट्रॉन गया, इट लूजेस इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई इट विल फॉर्म द कैटायन। कैटायन मतलब पॉजिटिव आयन और एनायन मतलब नेगेटिव आयन। जब यही इसी प्रकार के होता है, इस प्रकार से होता है कि B के तरफ दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो क्या होगा कि B निगेटिव चार्ज स्पेसीज बनेगा, इसका मतलब B बनेगा एनायन और A बनेगा कैटायन। तो एनायन और कैटायन कब बनते हैं? जब हेटेरोलिटिक फिशन होता है कि दोनों इक्वल फिशन नहीं होता, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन एक साइड में चले जाते हैं तो कैटायन और एनायन बनते हैं। और जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो ये फ्री रेडिकल बनते हैं। ये है मैकेनिज्म ऑफ फ्री रेडिकल। तो ये स्टार्ट कहां से हो रहा है? ये हाइड्रोजन परऑक्साइड या फिर ऑर्गेनिक परऑक्साइड मॉलिक्यूल जो यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, ये ब्रेक होने के बाद में यहाँ पर हमें फ्री रेडिकल मिल रहा है, ये वाला।
ये फ्री रेडिकल आगे जाके चेन इनिशिएशन स्टार्ट करेगा। अब हर एक मैकेनिज्म में 3 स्टेप है, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपेगेशन, चेन टर्मिनेशन। इसमें फिर से ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, आर डॉट और ये इलेक्ट्रॉन ये बॉन्ड बन रहा है, ये स्पेसिस बनी है, चेन इनिशिएशन हो गया। ये मोनोमर है CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये इसमें ये जो प्रोडक्ट बना इसमें और एक मोनोमर हम ऐड कर रहे हैं, वही रिएक्शन हो रही है, इसमें और एक रिएक्शन मोनोमर ऐड हो रहा है। तो ये कंटिन्यूअसली हम n नंबर ऑफ मोनोमर इसमें ऐड करेंगे और ये पूरा प्रोसीड होते जाएगा, बढ़ते जाएगा, प्रोग्रेस होते जाएगा। तो ये जो सेकंड स्टेप है उसको कहते हैं चेन प्रोपेगेशन। और लास्टली इसको टर्मिनेट करना है, एंड करना है प्रोडक्ट को। प्रोडक्ट बनने की जो प्रक्रिया एंड मतलब प्रोपेगेशन की प्रक्रिया जो है उसको एंड करना है, बंद करना है, टर्मिनेट करना है। तो लास्ट इज द चेन टर्मिनेशन प्रोसेस, है ना। तो वीडियो में इसको हमने डिटेल में पढ़ाई है। ये दूसरी जो मैकेनिज्म है वो कैटानिक मैकेनिज्म है। कैटानिक मैकेनिज्म में कैटॉन अपना रोल प्ले करता है। कैटॉन मतलब पॉजिटिव आयन। तो पॉजिटिव आयन कहाँ से मिलता है? ये मिलता है हमें एसिड से, क्योंकि एसिड कैटालाइज रिएक्शन होती है ये। तो H पॉजिटिव ये कैटायन मिलेगा। ये कैटायन यहाँ पर कार्बन कैटायन बनाएगा और ये चेन इनिशिएशन हो गई। उसी तरह से फिर से एक एक मोनोमर उसमें ऐड होते जाएगा। मोनोमर है यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CHY। अब ये जो CHY है ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन देता है, क्योंकि ये जो पॉजिटिव आयन बनेगा कार्बन कैटायन बनेगा। ये कार्बन कैटायन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज को ये Y जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो है वो यहाँ पर उसको सप्लाई करेगा इलेक्ट्रॉन का, मतलब डेंसिटी को उधर थोड़ा रखेगा। तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा वो स्टेबल बनेगा। इसी तरह से हम उसको प्रोपागेट कर रहे हैं और लास्ट स्टेज में इसको यहाँ पे टर्मिनेट करने हैं। ओके, तो ये तीसरा टाइप का मैकेनिज्म है एनायनिक मैकेनिज्म। ये मिलता है यहाँ पर हमें जो एनायन मिलता है वो होता है NH2 निगेटिव। और ये कहाँ से मिलता है? ये पोटेशियम अमाइड से मिलता है। पोटेशियम अमाइड है, इसका डिसोसिएशन होगा, ये NH2 नेगेटिव। और NH2 नेगेटिव ये चेन इनिशिएशन को शुरुआत करेगा, स्टार्ट करेगा। ये हो गया चेन इनिशिएशन, ये बन गया। अभी इसको प्रोपेगेट होना है, बढ़ना है और लास्टली इसको टर्मिनेट भी होना है। तो चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपेगेशन एंड चेन टर्मिनेशन, एडिशन पॉलीमराइजेशन के ये 3 टाइप्स और 3 मैकेनिज्म। इसके बाद में ये थोड़ा सा मैंने चार्ट बनाया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अगर आप समझ लो ठीक से तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कि फ्री रेडिकल में क्या होता है, कैटलिस्ट कौन होता है, ये ऑर्गेनिक परऑक्साइड होता है, कैटोनिक में एसिड होता है, एनायनिक में बेस होता है। इससे मिलता है R डॉट फ्री रेडिकल, इससे मिलता है H पॉजिटिव और इससे मिलता है NH2 नेगेटिव। और इसमें मोनोमर ये लिया हमने, इसमें ये लिया, इसमें वो लिया है। इसके एग्जांपल्स जो है वो हमने यहाँ पर लिखे हैं। तो ये है नेक्स्ट एग्जांपल, व्हाट इज पॉलीविनिल क्लोराइड, हाउ इट इज प्रिपेयर्ड। अब पॉलीविनिल क्लोराइड है तो विनिल क्लोराइड ये मोनोमर होगा। पॉली मतलब मिनी, अब विनिल क्लोराइड लेना, पॉली को अलग कर देना तो विनिल क्लोराइड हो गया मोनोमर। और विनिल क्लोराइड कैसे बना है? इथिलीन से एक हाइड्रोजन निकालकर वहां पर Cl लगाया है तो इथिलीन विनिल क्लोराइड बन गया। इन द प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल परऑक्साइड रिएक्शन हो रही है। इसके प्रॉपर्टीज क्या है, यूजेस क्या है, ये कॉमन चीजें यहाँ पर है। इसके बाद में पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन, ये फिर से सेकंड एग्जांपल है एडिशन पॉलीमर का। ये कैसे बन रहा है आप इसमें देख रहे हो। तो द मोनोमर इज टेट्राफ्लोरोइथीन। ये टेट्राफ्लोरोइथीन नाम इतना कॉम्प्लिकेट लग रहा है, लेकिन इसका नाम में देखो कि टेट्रा नाम है, फ्लोरो नाम है और इथीन नाम है। इथीन मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2, टेट्रा मतलब 4, फ्लोरो मतलब फ्लोरीन। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 जो इथीन है इसमें से 4 हाइड्रोजन को निकालकर उसके जगह पर 4 F डालने हैं, फ्लोरीन डालने हैं। तो CF2 डबल बॉन्ड CF2 ये यहाँ पर बन जाता है। इसके बाद में कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन इन विच द नंबर ऑफ मोनोमर्स combine together to form a polymer with the elimination of small molecule like NH3, CH2, ROH etc. ये जो होता है इसको हम कहते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर। इसका एग्जांपल यहाँ पे दिया है। प्रॉपर्टीज दी है कि व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर, कैसा होना चाहिए, उसमें फंक्शनल ग्रुप्स होने चाहिए। ये जनरली अगर बाय फंक्शनल 2 फंक्शनल ग्रुप अगर है तो लीनियर होता है, 3 और 4 फंक्शनल ग्रुप अगर है तो इसमें वो क्रॉस लिंक्ड होता है। जनरली ये जो पॉलीमर है ये थर्मो सेटिंग टाइप का होता है। ये हीटिंग की वजह से सॉफ्ट नहीं होता, कूलिंग की वजह से हार्ड नहीं होता, इसलिए उसको हम रिसाइकल नहीं कर सकते, रीयूज नहीं कर सकते। ओके, तो ये है ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। इसमें एग्जांपल हमने बेकेलाइट का। बेकेलाइट का नाम याद रखना पड़ेगा आपको, फिनॉल फॉर्मल्डेहाइड। जैसे आप फिनॉल फॉर्मल्डेहाइड याद रखेंगे तो आपको उसके मोनोमर्स के बारे में कोई दिक्कत नहीं होगी। दोनों मोनोमर्स में दिए नाम में ही, फिनॉल और दूसरा है फॉर्मल्डेहाइड। फिनॉल मतलब C6H5OH और फॉर्मल्डेहाइड मतलब HCHO।
एंड दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो 3 मटेरियल इसमें चाहिए आपको बनाने के लिए, एक है फिनॉल, दूसरा है फॉर्मल्डिहाइड और तीसरा है एसिड। एसिड कैटलिस्ट का काम करता है। इससे जो लीनियर पॉलीमर बनता है वो है नोहोलैक, और जो ब्रांच पॉलीमर बनता है जिसको हम क्रॉसलिंक पॉलीमर कहते हैं, ये जो स्ट्रक्चर बना है ये बेकेलाइट है। उसके बाद में उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, यूजेस क्या है, आप पढ़ लोगे। उसके बाद में डिस्टिंग्विश बिटवीन एडिशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, जो भी आपने पढ़ा वही पॉइंट अपने अलग अलग से लिखे हैं। ये डिस्टिंग्विश बिटवीन एडिशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, जिसको ये डिस्टिंग्विश समझा है तो डेफिनेटली ही कैन राइट अबाउट दी एडिशन पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। डिस्टिंग्विश जहां पर हो, कंपैरिजन जहां पर हो, उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। बाद में है थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर क्या होते हैं, तो पहले लिखे हैं थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर वो पॉलीमर है जो हीट करने से सॉफ्ट होते हैं, कूलिंग करने से हार्ड होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि कोई लीनियर पॉलीमर होते हैं, हम देख रहे हैं यहाँ पे लीनियर पॉलीमर है, उनके बीच में वीक वेन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जैसे हम हीट करते हैं तो ये फोर्स निकल जाता है, तो ये स्लिप हो जाते हैं एक में के ऊपर से, सॉफ्ट हो जाता है। और फिर से हम अगर उसको कूल करें, हम उसको अगर कूल करते हैं तो फिर से आपको ये जो ओरिजिनल था वो हार्ड एंड टफ ये मिल जाता है। तो ये हीटिंग के वजह से सॉफ्ट हो जाता है और कूलिंग के वजह से फिर से हार्ड हो जाता है। तो ये थर्मोप्लास्टिक है। थर्मोसेटिंग क्या है कि वो सॉफ्ट नहीं होता हीट की वजह से, तो क्योंकि ये स्ट्रक्चर ऐसा होता है, हर एक जो बॉन्ड है वो कोवैलेंट बॉन्ड है, वो ऑल 3 डायमेंशन से कोवैलेंट बॉन्ड से एकदम मजबूत स्ट्रक्चर है, इसलिए वहां पर कोई वेन डर वाल्स फोर्सेस वगैरह कोई नहीं है। तो ये ऐसा पॉलीमर है कि जो सॉफ्ट नहीं होता हीटिंग की वजह से, दैट्स व्हाई इट कैन नॉट बी रिसाइकल एंड रीयूज। ये है थर्मोसेटिंग एंड थर्मोप्लास्टिक। हमने देखा है कि यहाँ पर इसका डिस्टिंग्विश बिटवीन थर्मोसेटिंग एंड थर्मोप्लास्टिक, तो उसके डेफिनेशन के साथ में बाकी उसकी प्रॉपर्टीज कैसी है क्या है वो सब यहाँ पे लिखा है। तो आपको ये सीक्वेंस थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। एडिशन पॉलीमर मतलब लीनियर पॉलीमर, लीनियर पॉलीमर मतलब थर्मोप्लास्टिक, कंडेंसेशन पॉलीमर मतलब क्रॉसलिंक, क्रॉसलिंक मतलब थर्मोसेटिंग, और थर्मोसेटिंग मतलब इट इज नॉट रिसाइकल्ड एंड रीयूज। ओके, तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना पड़ेगा, तो ये बहुत आसान होगा आपको समझने के लिए। यहाँ पर है एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलीमर, उसको हम कहते हैं रबर। तो रबर ये अच्छा ऐसा पॉलीमर है कि इसमें एक प्रॉपर्टी जो है बहुत इंपॉर्टेंट और ज्यादा मात्रा में होती है, वो है इलास्टिसिटी। तो द लीनियर पॉलीमर इंपॉर्टेंट है ये शब्द, लीनियर पॉलीमर, ये लीनियर पॉलीमर होता है। क्रॉसलिंक कोई भी पॉलीमर रबर नहीं हो सकता, क्योंकि क्रॉसलिंक पॉलीमर में इलॉन्गेशन के लिए, इलास्टिसिटी के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए लीनियर पॉलीमर होगा। और हैविंग इलास्टिक प्रॉपर्टी इन एक्सेस, दिस इज कॉल्ड एज अ रबर। तो अलग अलग टाइप के रबर हैं, एक होते हैं नेचुरल रबर, दूसरे होते हैं आर्टिफिशियल रबर। तो यहाँ पर ये नेचुरल रबर क्या होते हैं, नेचुरल रबर बनता है लेटेक्स से। लेटेक्स आपको मिलता है रबर ट्रीज से। रबर ट्रीज को कट करे तो वहां से एक व्हाइट फ्लूइड बाहर निकलता है, मिल्की व्हाइट फ्लूइड, उसमें होता है लगभग 40% आइसोप्रीन। तो आइसोप्रीन जो है, आइसोप्रीन को अगर हम पॉलीमराइजेशन करते हैं तो उसका बनता है पॉलीआइसोप्रीन। तो ये पॉलीआइसोप्रीन ही मतलब है व्हाट इज कॉल्ड एज नेचुरल रबर। ये जो पॉलीआइसोप्रीन है यहाँ पर दिया हुआ ये मॉलिक्यूल, ये पॉलीआइसोप्रीन है। तो ये पॉलीआइसोप्रीन जो है वो दो तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, एक सीज फॉर्म में लिख सकते हैं, एक ट्रांस फॉर्म में लिख सकते हैं। सीज का मतलब है कि साइड सेम टाइप के ग्रुप, एक साइड में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है उसके एक साइड में CH2 है, ये सीज है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि CH2 और CH2 क्रॉस में है, एक साइड में यहाँ पर CH2, एक साइड में यहाँ पर CH2 है। तो ये हो गया ट्रांस पॉलीमर। तो ये जो सीज होता है, सीज पॉलीआइसोप्रीन, इसको हम नेचुरल रबर कहते हैं। और ट्रांस पॉलीआइसोप्रीन को एक स्पेशल नाम दिया गया है, और वो स्पेशल नाम है गुट्टा पर्चा रबर। ये है लीनियर पॉलीमर। ठीक है, तो ये लीनियर पॉलीमर के कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ यूजेस हैं, है ना। कुछ ड्रॉबैक भी है यहाँ पर दिए हुए, वो बहुत सॉफ्ट होता है, स्टिकी होता है, ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं होती वगैरह वगैरह। तो इसलिए ज्यादा हार्ड काम के लिए या फिर ज्यादा हेवी मटेरियल बनाने के लिए उसका यूज नहीं होता। इसके बाद में ये है वल्कनाइज्ड रबर। उसी रबर को जो सॉफ्ट है उसको हार्ड करना है तो उसको सल्फर के साथ में हीट करते हैं। तो दैट लीनियर पॉलीमर, दैट इज पॉलीआइसोप्रीन, दिस इज वन चेन, दिस इज द सेकंड चेन। So how that two chains are being get together or they are linking together by use of the sulfur। तो यहाँ पर वल्कनाइजेशन प्रोसेस हो रहा है। वल्कनाइजेशन मतलब हीटिंग द सॉफ्ट रबर और हीटिंग द क्रूड रबर और हीटिंग द नेचुरल रबर अप टू 150 डिग्री सेंटीग्रेड विथ सल्फर। तो सल्फर क्या करेगा, सल्फर में ये क्या होता है कि यहाँ पर रिंग ओपनिंग हो जाता है। ये जो पाई बॉन्ड यहाँ पे दिए हुए, ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड ब्रेक ओपन हो जाते हैं और यहाँ पर सल्फर के साथ में 2 रिंग ऐसे लिंक हो जाती है। तो जनरली ये बात बहुत कॉमन है कि अगर लिंक हो गया
ब्रिजिंग हो गया तो यहाँ पे क्या होगा, ये मजबूत स्ट्रक्चर तैयार होगा। तो ये जो है ये वल्कनाइजेशन है। तो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ वल्कनाइजेशन और व्हाट इज व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ वल्कनाइज्ड रबर, तो यहाँ पर वो दिया है। ये है सिंथेटिक रबर। तो सिंथेटिक रबर तीन टाइप के, एक है बुनायस रबर जिसको स्टायरीन रबर भी कहते हैं, दूसरा है बुनायन रबर उसको नाइट्राइल रबर भी कहते हैं, और तीसरा है ब्यूटिल रबर। तो ये बुनायस रबर है। तो बुनायस रबर क्या है, बुनायस BUNA, BU फॉर ब्यूटाडाइन, S फॉर स्टायरीन, Na फॉर सोडियम। यहाँ BU ब्यूटाडाइन और स्टायरीन इसके मोनोमर है जो जिससे कि ये पॉलीमर फॉर्म होगा, और Na मतलब है सोडियम, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम रिएक्शन होती है। ये एडिशन पॉलीमर है, ये कैसे फॉर्म होता है और इसकी रिएक्शन कैसी यहाँ पर हम देख सकते हैं, और यहाँ पर इसके प्रॉपर्टीज है और इधर इसके यूजेस है। ये हो गया पहला सिंथेटिक पॉलीमर। ये दूसरा सिंथेटिक पॉलीमर उसका नाम है बुना एन BU, बुना में का BU का मतलब ब्यूटाडाइन, N का मतलब एक्रिलोनाइट्राइल, और एक्रिलोनाइट्राइल और बुना ब्यूटाडाइन से बनता है। और यहाँ पर सोडियम फिर से Na जो है सोडियम, बुना में जो Na नाम लिख रहा है Na मतलब सोडियम, सोडियम मतलब उसका कैटालिसिस, इसकी प्रॉपर्टीज और ये यूजेस। ये बुना N रबर उसका ही नाम है नाइट्राइल रबर। तीसरा रबर जो है वो ब्यूटिल रबर है। ब्यूटिल रबर कहाँ से बनता है, उसके मोनोमर क्या है, उसके मोनोमर है आइसोब्यूटिलीन एंड यहाँ पर दिया है आइसोप्रीन, है ना। एक तो आप यहाँ पर आइसोप्रीन ले सकते हैं या फिर इसके जगह पर 1,3-ब्यूटाडाइन ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर आइसोप्रीन लिया, आइसोप्रीन को लेकर ये बॉन्डिंग कैसे हो रही है जनरली आपको बहुत अच्छे समझ में आई होगी, इसकी प्रॉपर्टीज और इसके यूजेस दिए हैं। ये तीन सिंथेटिक पॉलीमर हो गए यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद में ये पार्ट हमने लिया था, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। व्हाट आर बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, कि जो पॉलीमर इजीली डिग्रेड हो सकते हैं, बायोडिग्रेडेशन का होता है, और जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है डिग्रेडेशन के बाद में वो इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल नहीं होता। उसके प्रॉपर्टीज क्या है, उसके यूजेस क्या है, ये हमने यहाँ पर डिस्कस किए थे। और ये है कंडक्टिंग पॉलीमर, जो पॉलीमर्स विच कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, द पॉलीमर विच कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड एज कंडक्टिंग पॉलीमर। वो क्यों कंडक्ट करती है इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इस टाइप का सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड का स्ट्रक्चर वहां पे होता है, एंड ड्यू टू डी लोकलाइजेशन ऑफ दैट पाई इलेक्ट्रॉन इट इज पॉसिबल टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। दो टाइप्स है उसमें, इंट्रिंसिक कंडक्टिंग पॉलीमर और एक्सट्रिंसिक कंडक्टिंग पॉलीमर। इंट्रिंसिक कंडक्टिंग पॉलीमर का मतलब है कि जो अपने आप में कंडक्टिंग पॉलीमर होते हैं वो, और एक्सट्रिंसिक कंडक्टिंग पॉलीमर का मतलब वो पॉलीमर जो डोपिंग करने के बाद में कंडक्टिंग पॉलीमर्स होते हैं वो। तो यहाँ पर दो टाइप दिए हैं, उसके प्रॉपर्टीज दिए हैं, यहाँ कंडक्टिंग पॉलीमर्स के यूजेस भी दिए हैं। तो ये सब चीजें हैं अबाउट दिस वन। ओके, सो आई थिंक दिस इज द ब्रीफ एक्सप्लेनेशन अबाउट द व्हाट इज कॉल्ड एज द यूनिट नंबर 5, दैट इज पॉलीमर केमिस्ट्री। ये साइड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने क्या लिखा है कि जैसे ये डेफिनेटली हमें क्या होता है कि हर बार पॉलीमर कैसे फॉर्म होते हैं, फिर उसमें क्या क्या चीजें होती है, फिर उसके बाद में केमिकल फार्मूला कैसे लिखेंगे, केमिकल फार्मूला लिखना बहुत डिफिकल्ट है। तो हाउ टू रिमेम्बर द केमिकल फॉर्म, जैसे ये फार्मूला सबको मालूम है, दैट इज इथिलीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। देखो अब इथिलीन में क्या है, CH2 है, डबल बॉन्ड है और फिर से CH2 है। तो ये जो CH2 है इसमें का एक हाइड्रोजन हटा दो, उसमें क्लोरीन लगा दो, फार्मूला बन गया CH2, ये डबल बॉन्ड जैसा यहाँ पर है वैसा, और ये CH2 के जगह CH तो है और एक हाइड्रोजन हटा के हमने क्लोरीन लगा दिया। तो एक हाइड्रोजन अगर इथिलीन का हटा के वहां पर क्लोरीन लगता है, बनता है विनिल क्लोराइड। ओके, चारों हाइड्रोजन अगर हटा के 4 फ्लोरीन लगते हैं तो ये बन गया टेट्रा फ्लोरोइथीन। ओके, अगर एक हाइड्रोजन, जैसा हमने एक हाइड्रोजन हटा के यहाँ Cl लगाया था, एक विनिल क्लोराइड बन गया था, अब वही हाइड्रोजन हटा के हम अगर वहां पे C6H5 लगाते हैं, बेंजिल ग्रुप लगाते हैं, उसको बोलते हैं स्टायरीन। अगर एक हाइड्रोजन हटा के वहां पर CN लगाते हैं, साइनाइड ग्रुप लगाते हैं, तो उसको बोलते हैं एक्रिलोनाइट्राइड। इसका मतलब हुआ कि ये इथिलीन में अगर एक हाइड्रोजन हटा के Cl लगाएंगे तो विनिल क्लोराइड, हाइड्रोजन हटा के C6H5 लगाएंगे तो ये टायरीन, और CN लगाएंगे तो फिर ये बन गया एक्रिलोनाइट्राइड। और चारों के चारों हाइड्रोजन हटाएंगे तो, और F लगाएंगे तो टेट्राफ्लोरोइथीन। ठीक है, यहाँ पर दूसरा स्ट्रक्चर देखो, 1,3-ब्यूटाडाइन का नाम हमेशा आ रहा है। 1,3-ब्यूटाडाइन का फार्मूला कैसा लिखे, ब्यूटाडाइन, ब्यूट डाई इन, मैंने ये 3 लेटर को अलग अलग लिखा है कलर करके, ब्यूट डाई इन। ब्यूट मतलब मीथ ईथ प्रॉप ब्यूट, 4 कार्बन, 1 2 3 4 4 कार्बन, ब्यूट मतलब 4 कार्बन। डाई मतलब 2, इन ENE इन, अल्कीन, अल्कीन मतलब डबल बॉन्ड, कितने डबल बॉन्ड, डाई 2 डबल बॉन्ड। ऐसा फार्मूला जिसमें 4 कार्बन है और 2 डबल बॉन्ड है। और 2 डबल बॉन्ड कौन से पोजीशन है,
कौन से पोजीशन पर है, 1 और 3 पोजीशन पर, नंबर 1, 2, 3 एंड 4, दिस नंबर 1 कार्बन, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ कार्बन। 1 और 3 पर क्या है, डबल बॉन्ड है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन। ओके, अब कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो इस हिसाब से आप देखो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, या डबल बॉन्ड है ऑलरेडी सी के साथ में H2 लिखना पड़ेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, तो 3 हो गए, तो 1 चाहिए, तो यहाँ पे सिर्फ CH लिखना पड़ेगा। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड हो गए, कार्बन के साथ में 1 हाइड्रोजन चाहिए। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, 2 हो गए, तो कार्बन के साथ में हाइड्रोजन 2 लगाने पड़ेंगे। तो वो टाइप से हम फार्मूला लिखे हैं 1,3-ब्यूटाडाइन। अगर इस 1,3-ब्यूटाडाइन में से एक हाइड्रोजन हटा के, यहाँ का एक हाइड्रोजन हटा के उसकी जगह पर अगर हम CH3 लगाते हैं, बाकी कोई चेंज नहीं इसमें, अगर एक हाइड्रोजन लगाकर हटाकर वहां पर CH3 लगाते हैं तो वो बनता है आइसोप्रीन। आइसोप्रीन को जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि इसी आइसोप्रीन से बनता है पॉली आइसोप्रीन। तो इस तरह से इसको हम इजीली याद रख सकते हैं, हाउ द फॉर्मूला कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग दिस सिंपल टेक्निक। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है आपके पूरे इसकी चैप्टर की, इसको बार बार देखो और इसको ठीक से समझो। ये जो स्लाइड है, ये स्लाइड आपको बिल्कुल पॉज करके देख लेनी है। ये पूरा जो यूनिट है उसका निचोड़ है। एक कॉलम है पॉलीमर, दूसरे कॉलम है मोनोमर, तीसरा कॉलम है कैटालिस्ट का। तो एडिशन पॉलीमर कौन से हैं, PVC है और पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन है। ओके, तो उसके फिर मोनोमर्स कौन से हैं, तो पॉली वर्ड हटा दो तो फिर वो बन जाते हैं मोनोमर्स, विनिल क्लोराइड, टेट्राफ्लोरोइथीन। और कंडीशन क्या है, कैटालिस्ट क्या है, तो बेंजोइल पेरोक्साइड दोनों के लिए कैटालिस्ट है। दूसरा देख रहे हैं आप लोग, कंडेंसेशन पॉलीमर कौन सा है, ये है बेकेलाइट। बेकेलाइट में आप लोग देख रहे हो कि वहां पर फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड उसका नाम है, तो दोनों उसके मोनोमर्स हैं, फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड। और एसिड क्या है, ये कैटालिस्ट है। ओके, बाद में हम देख रहे हैं कि रबर्स, रबर में सीज, एक सीज पॉलीमर है, सीज पॉलीमर या फिर सीज जो स्ट्रक्चर है, सीज पॉलीआइसोप्रीन जिसको हम बोल रहे हैं, उसको हम नेचुरल रबर कहते हैं। और जो ट्रांस है उसको हम गुट्टा पर्चा रबर कहते हैं। 2 कैटेगरी जो अलग कलर में हमने दी है, तो वो है नेचुरल पॉलीमर, और उसके नीचे जो दी है 3 बुनायस, ये बुनायन और ब्यूटिल रबर। तो बुनायस रबर जो है, बुनायस वो BUNAS, मैंने नाम में कलर थोड़े चेंज कर दिया, आपको समझ में आना चाहिए इसलिए। तो BU फॉर ब्यूटाडाइन, S फॉर स्टायरीन, ये 2 मोनोमर है, और सोडियम ये उसका ये है कैटालिस्ट है। वैसे ही नीचे दिया है, बुनायन का भी वैसे ही है, और ब्यूटिल रबर की दिया आइसोब्यूटिलीन, और हम लोग ले सकते हैं आइसोप्रीन या फिर 1,3-ब्यूटाडाइन। ये जो है ना स्लाइड, आप बिल्कुल दिमाग में पैक करो इसको, तो ये सबसे ज्यादा आपको फायदेमंद रहेंगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है इस पूरे यूनिट की। सो आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग, एंड आई वुड लाइक टू एक्सपेक्ट दैट there is no question at all. If there is any question, you can contact me directly. So all the best. Thank you.